अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। सियासत पर तो हम बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर दहशतगर्दी पाकिस्तान में सर उठा रही है। हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारी सिविलियंस ने जानों का नजराना पेश करके इस लानत से छुटकारा हासिल किया। और हम देख रहे हैं कि इलेक्शन जूं जूं करीब आता जा रहा है, मामलात थोड़े से टेंस होते जा रहे हैं। अच्छा, अफगानिस्तान का मैटर अपनी जगह, भारत का अपनी जगह। जिस तरह से भारत ने गुज़िश्ता रोज़ वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, जाहिर है एक मुतासिबाना, एक कातिलाना फैसला, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है, कि वहाँ पर जो हुकूमती माइंडसेट है, हिंदुत्वा, इंतहा पसंदी, एक मूदी टेररिस्ट माइंडसेट, और वही माइंडसेट फिर प्रिवेल करता हुआ हमें दिख रहा है कि उनके अदालती फैसलों पर नज़रअंदाज भी हो रहा है। अदालती फैसले भी कोई उससे बरक्स नहीं है, सारे एक पेज पर हैं। और वो तमाम तर चीज़ें जो कश्मीरियों के ख़िलाफ़ की जा सकती हैं, और उससे पीछे हटने का इंडिया नाम नहीं ले रहा। वहाँ पर इंसानी हुकूक की पामाली है, बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है, ख़वातीन की इस्मत दरी की जा रही है, और कितने ऐसे मामलात हैं जो शायद इंसानियत से भी गिर कर हैं। अब हम देखें, पाकिस्तान में आज DI खान और कराची में दहशत गर्दी के वाक़यात थे। अल्लाह ने किसी बड़ी दहशत गर्दी से बचाया। बर वक्त इंटेलिजेंस बेस की बुनियाद पर हमारी आर्म फोर्सेज ने वहाँ पर कार्रवाई की, और कार्रवाई करके दहशत गर्दों को, 27 के करीब दहशत गर्दों को मार गिराया। अफसोसनाक हादसा भी हुआ, एक बिल्डिंग को धमाके से उड़ाया दहशत गर्दों की जानिब से, और फिर उस बिल्डिंग को उड़ने की वजह से 23 या उससे जायद के करीब हमारे अपने सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए। और फिर कराची में एक वाक़या हुआ, वहाँ भी दहशत गर्दों को मार गिराया गया। लेकिन ये सारे वाक़यात, उनकी कड़ियाँ मिल कहाँ से रही हैं, और ये एक बार फिर से क्यों तेज़ी से पाकिस्तान में जन्म ले रहे हैं, जबकि इलेक्शन बिल्कुल करीब है। तो ये काफ़ी सोचने की बातें हैं। और वो ममालिक या वो अनासिर जो पाकिस्तान में किसी भी किस्म का इस्तेहकाम देखना नहीं चाहते, उन्हें एक आंख नहीं भाता, वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। और सब चीज़ें हमारे सामने वाजे भी हों तो भी हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में संभल कर, देख कर, फूंक कर आगे बढ़ना पड़ेगा। हाइब्रिड वॉर हो, खुलकर वॉर हो, सब कुछ दिख रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस जियो पॉलिटिकल, अगर मैं कहूँ, जो सिचुएशन से गुजर रहा है, तो वो किसी से छुपा या ढका नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पर और आज के हालिया वाक़यात पर हमारे पहले सेगमेंट में इस पर डिटेल बातचीत होगी। मतीन हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब सीनियर दिफाई तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कमर चीमा साहब सीनियर दिफाई तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम हजरात का। मोहम्मद अली साहब, जिस तरह से आज का ये वाक़या पेश आया, फिर सिक्योरिटी एहलकारों को भी निशाना बनाया गया, सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है। इससे पहले सिक्योरिटी एहलकार ने भरपूर किस्म की कार्रवाई की और दहशत गर्दों को मार गिराया। ये कोई आम वाक़या नहीं है सर। बहुत बड़ी और भारी तादाद में दहशत गर्दों का किसी एक इलाके में होना, जाहिर है कि दुश्मन अनासिर जो हैं वो पाकिस्तान में एक बार फिर इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसा कि आपने अपने इब्तिदाई कलमात में कहा कि इस खित्ते में जो खुशहाली, तरक्की और कनेक्टिविटी का जो सफ़र है, हमारे दुश्मन ग़ालिबन उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इन वारदातों की इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है भारत के बहुत से मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, जिससे ये बात साबित होती है कि इससे इस तरह के वाक़यात जो है उससे किनके नज़रियात और तवक्कुआत को तक़वियत मिलती है। ये तो उसका पहला पहलू है। दूसरा पहलू इसका ये है कि मैं समझता हूँ कि आपके तवज्जुद से एज़ अ पाकिस्तानी मैं ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ अपने तमाम उन फ़ौजी जवानों और अफ़सरान को और इंटेलिजेंस ऑफ़िसर्स को और सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को, जो रोज़ाना अपनी जान हथेली पे रख के हमारी सलामती को इंश्योर और प्रोटेक्ट करने की भरपूर कोशिश करते हैं। अच्छा देखिए, ये जो जंग है जिसको दोबारा रिवाइव करने की हमारी कामयाबियों के बावजूद हमारे दुश्मन कोशिश कर रहे हैं, ये बैक वक़्त जो है इसके 5 पहलू हैं और 5 महाज़ों पे ये हम बरसरे पैकार हैं, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू है वो काइनेटिक और फिज़िकल नहीं है, हम्म। हालाँकि तवज्जो उस पे ज़्यादा दी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू है इस जंग का वो नज़रियाती है। हम्म। और आप जानते हैं कि जो पैगाम पाकिस्तान के तहत तमाम इस्लाम के मकातिब फ़िक्र के जय्यद उलमा ने फ़तवा जारी किया और दहशतगर्दी को हराम करार दिया। और जिससे ये बात साबित हुई कि ये जो दहशतगर्द हैं, इनका ना ये पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं और इस्लाम के भी दुश्मन हैं। तो ये पैगाम मैं समझता हूँ आपकी विसातत से तमाम मसाजिद, मदारिस, इमाम बारगाहों
और दीनी जो उलमा हैं और उनके जो तलबा और तालिबात हैं उन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उन गलतफ़हमियों को हम दूर कर सकें, उन नफ़रतों को ख़त्म कर सकें जिसको हमारा दुश्मन एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। ये उसका पहला पहलू है। दूसरा पहलू मैं क्विकली शेयर कर लूँ, वो बदकिस्मती से सिफ़ारती है, जिस तरह आपने भी थोड़ा-सा हवाला दिया कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है बदस्तूर इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ इन हमलों की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के हवाले से, जो कि दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू कानूनी है और बहुत अहम इस वजह से है कि बदकिस्मती से हमारा जो अदलिया का निज़ाम है, वो इन दहशतगर्दों को सज़ा देने में बदकिस्मती से अभी तक कामयाब नज़र नहीं आ रहा है। तो ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर आप मिलिट्री कोर्ट्स को ख़त्म कर देंगे, तो क्या वाक़ई बाकी सिविलियन कोर्ट्स जो हैं, वो करार वाक़ई बरवक़्त और भरपूर अंदाज में जो दहशतगर्द हैं उनको कानून के कटहरे में ला के सजा दे सकेंगी या नहीं, ये तीसरा पहलू है। चौथा पहलू जो है वो पॉलिटिकल है, क्योंकि अब आप इलेक्शन के करीब जा रहे हैं, तो बदकिस्मती से कुछ सियासी जमातें और ग्रोह ऐसे हैं जो कि एथनिक पॉलिटिक्स के बहाने जो है गैर कानूनी जो यहाँ पे अफगानी मुकीम हैं उनके वतन वापसी की मुखालफत कर रहे हैं और असल में वो उन दहशतगर्द तंजीमों के सियासी तक़वियत का बायस बन रहे हैं जिनसे निजात हासिल करना पाकिस्तान की कौमी सलामती की बहुत अहम जिम्मेदारी बिल्कुल है। ठीक। और आखिरी पहलू इसका फाइनेंशियल है और वो ये कि जो ब्लैक इकोनॉमी के ऊपर इस वक्त क्रैकडाउन जारी है, डॉक्यूमेंटेशन की जा रही है, वो भी बहुत ज़रूरी है ताकि इन दहशतगर्द तंजीमों की माली मामलत जो है उसका भी सद्देबाब किया जा सके। तो इन तमाम चीज़ों को जब आप मजमूई अंदाज में देखते हैं, तो ये बात सामने आती है कि ये जंग सिर्फ हमारी अफ़वाज ने नहीं लड़नी। इस जंग में तमाम पाकिस्तानी शहरी जो हैं और तमाम सियासी जमातें, तमाम इदारों को शाना बिशाना खड़े होना है और मीडिया के ज़रिए से अवाम को बताना है कि कोई गलतफ़हमी और मुल्क दुश्मन जो फेक प्रोपेगेंडा और बयानिया है उसके ज़ेरे असर ना आए और सब मिलकर इस जंग में हमारी अफ़वाज, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को सपोर्ट करें ताकि फैसला कुन अंदाज में इस जंग में हम कामयाबी हासिल कर ज़बरदस्त, सकें। ज़बरदस्त। सैयद मोहम्मद अली साहब बहुत ज़बरदस्त, और जो 5 पहलू आपने बिल्कुल बेहतरीन बात, और उन्हीं के दरमियान ये जंग लड़ी जा रही है। कमर चीमा साहब, स्पेशली ड्यूनेंट लाइन्स पर जिस पर ज़िक्र किया सैयद मोहम्मद अली साहब ने। दूसरा, हमने बिल्कुल इज़्ज़त और तकरीम के साथ सालों साल मेहमान नवाज़ी की अफ़गानियों की। हर शख्स ने अपने मुल्क से आकर अपने मुल्क वापस जाना होता है, अपने घर नहीं जाना तो कहाँ जाना है। अब उनका वक्त आ गया हमारी इकॉनमी पर, हमारे मामलात में, यहाँ पर दहशत गर्दी में जिस तरह से मुख्तलिफ एलिमेंट्स मुलविस रहे, भारतीय हरकारे बन के, अगर मैं कहूँ तो ये गलत ना होगा, भारत ने जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की दहशत गर्दों पर, और फिर वो दहशत गर्दी और उसके सारे अगर पोल पट्टियाँ देखें तो कुलभूषण यादव की सूरत में खुल के दुनिया के सामने आ गए। तो अब ये सारी चीज़ें अपने क्लोजिंग चैप्टर पर जाने लगती हैं, फिर भारत को तकलीफ उठती है, फिर एक चैनल का इस्तेमाल होता है, फिर वहाँ पर शादियाँ नहीं बज रहे हैं, आप देखें कि लोगों की जानें जा रही हैं, और किस किस्म का वो मुल्क है। बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भारत तो शुरू से आपको पता है अफ़गानिस्तान में उसका एक नेटवर्क मौजूद है। पहले अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला करज़ई साहब के दौर में रॉ को बड़ी एक्सेस थी उसके सेटअप के अंदर। इवन के जो स्टेशनरी इवन के अफ़गान एनडीएस को आती थी, वो भी इंडियन एम्बेसी जो है जो अफ़गानिस्तान में उससे आती थी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अफगान तालिबान को जो चीज समझने की जरूरत है कि अब वो एक जत्था या ग्रोह या ग्रुप नहीं है, वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया में वो अपने सफीर भेजना चाहते हैं। टर्की, चाइना, बरतानिया, अमेरिका और बहुत सारे ममालिक वहां पे छोटे लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अफगान तालिबान क्या खित्ते के ममालिक में दहशतगर्दी करवाने वाले ग्रुपों को होस्ट करेंगे? ऐसे कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी अफगानिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट कर सकती है? यहाँ पे जिस तरह अफगानिस्तान ने मुआहदा किया है अमेरिका के साथ कि वो अफगान टेरिटरी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, अफगानिस्तान की टेरिटरी को अमेरिका के खिलाफ, मेरा ख्याल है पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन ममालिक, रशिया, चाइना, इन सबको मिलकर प्रेशराइज करना चाहिए अफगान तालिबान को कि उनकी टेरिटरी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो और साथ ही साथ चीन के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अगर हम ये अप्रोच, एक कलेक्टिव अप्रोच खित्ते के ममालिक नहीं लेंगे, तो मुझे जाती तौर पर लगता है कि अफगान तालिबान जो है वो इसका फायदा उठाते रहेंगे। अफगान तालिबान को ये समझना है कि ठीक है, टीटीपी के साथ मिलकर आपने अमेरिका के साथ लड़ाई की है, टीटीपी को आपको रोकना होगा।
अब ये नहीं हो सकता कि कभी चित्राल पे हमला हो, कभी डीए खान में हमला हो, कभी लाहौर में हमला हो, कभी बलूचिस्तान में हमला हो। ये जो सारी ये जो अगर अफगानिस्तान चाहता है कि उसकी रीजनल कनेक्टिविटी हो, अफगानिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर उसकी इज्जत हो और उनकी लीडरशिप पाकिस्तान आए। अफगानिस्तान आपको पता है ऑलरेडी लैंडलॉक कंट्री है, उनको रास्ते चाहिए, उनको ट्रेड करनी है, उनके अफगानिस्तान के अंदर यूथ है, उन्होंने कुछ सारी जिंदगी पहाड़ों में या ट्राइबल सिस्टम के तहत तो नहीं गुजार देनी, उनको आगे मूव ऑन करना है। और अफगानिस्तान की जो तालिबान की टॉप लीडरशिप है, उनको इन चीजों को समझना है कि अगर उन्होंने मूव ऑन करना है तो वो जो बुजुर्ग रहनुमा है तालिबान के, वो उनके माइंडसेट के मुताबिक अगर चलेंगे तो दुनिया से लहदा हो जाएंगे। उनको एक प्रोग्रेसिव स्टेट के तौर पे सामने आना है। हम नहीं कहते कि वो अपनी वैल्यूज को, वो जो रिलीजियस निज़ाम उसको लेके आना चाहते हैं उसको बदलें, लेकिन एटलीस्ट वहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस की इज्जत करें। क्यों अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जब आखिरी अमेरिकी जहाज जा रहा था तो लपक लपक के जा रहे थे, जाहिर बात है उनकी उम्मीद खत्म हो गई थी। उनको पता था कि रिग्रेसिव निज़ाम आ गया, उनको पता था कि जिस तरह का स्ट्रक्चर है इसमें अफगान अवाम के लिए मुस्तकबिल नहीं है। तो मैं समझता हूँ यही पाकिस्तान की अवाम सोच रही है कि हमने किन लोगों को 40 साल होस्ट किया कि आज जो हमारी अवाम को फौजियों को फौजियों को शहीद कर रहे हैं, जो हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं। देखें 70-80 हजार लोगों की पाकिस्तान ने जानों का नजराना दे दिया, $125 अरब का हम नुकसान कर हमने हमने इसलिए किया था कि हम अफगान भाइयों को जो होस्ट कर रहे हैं तो ये टीटीपी को बना देंगे। मेरा ख्याल है कि अफगान तालिबान के पास और अफगानिस्तान की जो अवाम है उनके पास ये कोई चॉइस नहीं है कि उनकी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो, और ये हमेशा हमेशा के लिए चीज बंद होनी चाहिए। और जाहिर बात है हमारी भी एपेटाइट है, हम कब तक जाने देंगे, कब तक अफगान तालिबान को इस चीज को हम समझते रहेंगे जी, क्योंकि ये हमारी नेबर है, इस्लामिक कंट्री है, तो इनको ताकत है कि हमारे पाकिस्तान में आके हमारी फौज और अवाम की जाने लें। मेरा ख्याल है इस सिलसिले को बंद होना चाहिए और मिलिट्री कोर्ट की तरफ देखना चाहिए, हमें सिर्फ जस्टिस सिस्टम की तरफ देखना चाहिए। हम पैगाम पाकिस्तान जैसे ऑलरेडी जो एक डिक्री है पाकिस्तान की उलमा की तरफ से जारी कर चुके हैं। पाकिस्तान की तमाम स्टेक होल्डर, वो मिलिट्री हो, सिविलियंस हो, पॉलिटिकल क्लास हो, मौलवी हो, जो बाकी पब्लिक हो, यूथ हो, ये सारे के सारे अब चीजों से तंग आ चुके हुए हैं। और हमें अब इकोनॉमी बेहतर करनी है, हमें हमारी तो इन्वेस्टमेंट आ रही है यूएई से, सऊदी अरब से, कुवैत से अरबों डॉलर आ रहे हैं बलूचिस्तान के लिए। हमें तो वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। पहले हमें चीन से पैसा आया तो में बलूचिस्तान में मामलात खराब कर दिए थे, अब पाकिस्तान में फिर पैसा आ रहा है तो फिर एक हमारे यहाँ माहौल खराब किया जा रहा है। सो इट सीम्स कि ये डेलिबरेटली हो रहा है, और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं और जो हमारे दोस्त अरब ममालिक के भाई हैं, ये उनको जो है जो जाने की कोशिश की जा रही है कि आप पाकिस्तान में सरमायाकारी ना लेके जाएं, वहाँ पे हालात ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। जब भी सरमायाकारी की कमर साहब बात हो, सीपैक की बात हो, पाकिस्तान में इस्तेहकाम की बात हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हो, हमने तो हमेशा कोशिश की है मतीन हैदर साहब कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम है, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि अगर अफगानिस्तान में पॉलिटिकल से लेकर तमाम मामलात में इस्तेहकाम आएगा तो पाकिस्तान के लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट ही ये चीज़ ना समझे, यहाँ पर जो रहने वाले सालों साल लोग हैं जिन्हें हमने इतनी मेहमान नवाजी की, उन्होंने अपनी दौलतें बनाई, घर खड़े किए, कारोबार सारा कुछ, उनके हर चीज़ इज्जत और तकरीम के साथ उनके अपने मुल्क तो जाना है ना उन्होंने। अगर ये चीज़ नहीं समझ रहे तो फिर तो हमें अपनी पॉलिसीज़ को बड़ी सख्ती से अब रिव्यू करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मौजूद करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो इंतहाई दो मोतबर शख्सियात हैं, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब और डॉक्टर कमर चीमा साहब, उनका तो जो तजिया है वो तो उस्तादुल उलमा वाला है। उनके सामने तो मैं बहुत हम्बल सा तजिया जो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत वाज़ेह है, और यही खलूस था, यही नीयत थी कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की भरपूर सपोर्ट की, क्योंकि उससे पहले जो अशरफ गनी रजीम था पाकिस्तान दुश्मन था, और पाकिस्तान को तवक्को थी कि जो अफगान तालिबान इक़्तिदार में लाए जा रहे, पावर में लाए जा रहे, अमेरिका की सपोर्ट थी, दोहा मायदा हुआ जिस तरह के दोनों दोस्तों ने कहा। लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद उनके तेवर जो है वो बदले, उनका लम्बो लहजा तालिबान का बदला, और अब वो सूरत हाल सामने है। जब अब पाकिस्तान ऑफिशियली कह रहा है कि अफगान तालिबान कदम तरीके तालिबान पाकिस्तान की सरपरस्ती कर रहे,
23 बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पे उनकी सरपरस्ती की जा रही है। तो चीमू साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये सूरत हाल होगी, तो जो अब अफगानिस्तान के अपने ख्वाब है माशी तरक्की के, इलाकाई रवाबित के, आगे बढ़ने के, वो पूरे नहीं हो सकते, इसलिए कि इस वक्त अफगान तालिबान दोहा मामले की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। और जहाँ आपने ये बात की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की इन तमाम तर चीजों की, उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज अब पाकिस्तान को आ रहा है। जो आज डेरा इस्माइल खान में जो वाकया हुआ, ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई, 3 मुख्तलिफ कार्रवाई, 27 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक और 23 से ज्यादा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने जो कुर्बानियां पेश की, वो गैर मामूली। और ये इस बात को जाहिर करती है कि दहशतगर्दी का जो मॉन्स्टर है, वो जो जिन है, जो ये बला है, ये बहुत खौफनाक अंदाज में पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुई है। और लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का जो आज हौसला है, उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आएगी। आपने जो तीसरी वारदात है वो देखी कि उसमें बारूद भरी गाड़ी जो है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस यानी पुलिस की जो पोस्ट थी, उसके अंदर उन्होंने उसे धमाके से उड़ाया, उसके साथ खुदकुश हमला हुआ और बहुत देर तक ये ऑपरेशन जारी रहा। ये तमाम तर चीजें जाहिर करती है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म है और उनका अज़्म और हौसला जो है वो जो है कम नहीं होगा। लेकिन ये तमाम तर चीजें एक ऐसे वक्त पे भी हो रही है कि जब आर्मी चीफ जनरल आसिफ वलीद इस वक्त अमरीका के सरकारी दौरे पे और वहां पर उनकी आला तरीन अमरीकी हुकाम के साथ मुलाकातें, उसमें पेंटागन के अहकाम है, अमरीकी महकमा खारजा के कौमी सलामती के आला तरीन हुकाम है। तो यकीनी तौर पर इस वक्त जो पाकिस्तान पे दहशतगर्दी की यादगार है, जो ये नई जंग है, इसके ऊपर भी बात होगी। और जिन नुक्तों की तरफ डॉक्टर मोहम्मद अली साहब और चीमा साहब ने इशारा किया, जो इलाकाई सलामती है, इसमें जो भारत के बदलते हुए तेवर है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हमले के बाद जो भारत को इस मरतबा एक फिर एक तवानाई मिली है, एक पावर मिली है और पाकिस्तान के खिलाफ वो इश्तियाल अंगेजियां करेगा। इंतहाई इश्तियाल अंगेज बयानात वहां से आ रहे हैं इन तमाम तर चीजों पे। और उसके साथ जो इस वक्त तक हो चुका है कनाडा और अमेरिका से जो इंडियन प्रॉक्सीज एक्सपोज हुई है, जो उनके सीक्रेट ऑपरेशन एक्सपोज हुए, ये वो तमाम तर अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान के पास कि एक्चुअली इंडिया जो है वो खित्ते में टेररिज्म कर रहा है। और आपने खुद अपने एक सवाल में कहा कि जो लिंकेजेस है टेररिज्म के इंडिया के साथ, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप एंड पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस लीडरशिप के मिलिट्री लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पर आलमी बरादरी के सामने तमाम तरह रखे जाए। दोनों ममालिक के, अफगानिस्तान के भी और भारत के भी, के दोनों ममालिक इस वक्त खित्ते को अदम इस्तेकाम करने की करते हैं, लेकिन पाकिस्तान कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। आपने गैर मुल्की, गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी का जिक्र किया, ये भी यकीनी तौर पर उसका रद्द-ए-अमल हो सकता है। और एक इंतहाई अहम पहलू ये है कि जो बाकी पहलुओं की तरफ तो डॉक्टर साहब ने इशारा दिया, मोहम्मद अली साहब ने, जो जदीद तरीन अमरीकी हथियार इस वक्त अफगानिस्तान में सामने आ रहे हैं, भाई वो सवाल उठता है कि वो किस तरह कदम तहरीक तालिबान के हाथों पहुंच रहे हैं, क्या वो मार्केट में बिक रहे हैं? वो तो जब अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया, उसके बाद तो तमाम तर ये गोला बारूद और हथियार अफगान बिल्कुल सही तालिबान बात की है जो मतीन फोर्सेस साहब। थी, एक तो उनके हाथ चीज़ का लगे मैं थे। खुद गवाह हूँ कि बॉर्डर पर जाने का इत्तेफाक हुआ, बॉर्डर पर एक प्रोग्राम किया, उसमें हमने देखा कि इस वहाँ से कोशिश की जाती है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर का निज़ाम इतना अच्छा है कि वो स्मगलिंग को नाकाम बनाया जा रहा है बड़े ज़बरदस्त तरीके से। तो मोहम्मद अली साहब ये जो बात कर रहे हैं ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है मतीन हैदर साहब, कि अमेरिका जिस तरह से गया और बिल्कुल ही मुझे लगता है कि प्लानिंग लेस मामला था, असला छोड़ के चला गया, उन्हें नहीं पता था कि किन के हाथ आएगा, कैसे आएगा, फिर वो कैसे इस्तेमाल होगा। तो इसकी काफ़ी जिम्मेदारी तो अमेरिका पर खुद भी पड़ती है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका जो यहाँ से इनखला था, वो कोई बहुत ज़्यादा प्लान नहीं था, बल्कि आईएसएफ के तहत और भी कई दर्जनों ममालिक जो उसके हलीफ थे, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी ये काफ़ी हैरत का बायस भी था कि जितना उजलत में ये इनखला किया गया, उसके लिए शायद वो भी तैयार नहीं थे। बल्कि जब उनके सफारतकार और एनजीओज़ और दीगर एम्प्लॉइज़ जब जा रहे थे, तो तमाम ममालिक जो है उनके ऑफिसर्स और डिप्लोमैट्स और एनजीओ के जो स्टाफ था, वो इनफरादी सतह पे पाकिस्तान की हेल्प का मुतकाज़ी था और पाकिस्तान ने इन तमाम ममालिक को
फौरी तौर पे सेफ तरीके से पैसेज भी प्रोवाइड किया, जिसको बैन अवी बरादरी रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त चूंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अरबिका में मौजूद हैं, तो जिस तरह मतीन साहब ने भी कहा, ये एक अहम मौका है उनके लिए कि वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को मज़ीद ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के बढ़ते हुए दहशतगर्दी के ख़तरे के हवाले से फ़रोग़ देने की कोशिश करें, और ख़ास तौर पे काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से मैं तवक्को करता हूँ कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। और साथ ही साथ वो चीन के हवाले से जो ख़दशात अमेरिका में हैं, उनको भी ज़ाइल करने की कोशिश करेंगे कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो तरक्की और खुशहाली के लिए है, वो किसी तीसरे मुल्क के मफादात के खिलाफ नहीं है। और जो तीसरा पहलू है वो ये है कि मैं तवक्को करता हूँ कि वो ये बावर कराएंगे अमरीकी हुक्काम को कि इस खित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन है और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है, उसको बरकरार रखना अमेरिका की एक लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट है। और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि उसकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के बावजूद वो इस कमिटमेंट को पूरा करेगा और इस खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने की कोशिश करेगा। अच्छा मोहम्मद लेकिन अली साथ साहब, ही बहुत साथ इंपॉर्टेंट आपको बात है, मैं सिर्फ इसमें एक एडअप चाहूँगा आपका। जो कनाडा जी में भारत की रॉ करती रही या रॉ कर रही है, अब तो वो खुल के दुनिया के सामने आ गया ना, कि जिस तरह से कत्ले आम में आम शहरियों के, सिख लीडर्स के मुलविस है भारत। अब वो चीज़ें तो उनके अपने प्राइम मिनिस्टर के सामने आ गई, उन्होंने खुद भी असेंबली हॉल पर इसका बरमला इजहार किया। काफ़ी टेंशन रही और फिर हमने देखा ये मामलात कि अब भारत जो है वो खाली पाकिस्तान नहीं, दीगर चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, दीगर ममालिक है, वहाँ पर जिस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स या डर्टी एक्टिविटीज़ कर रहा है, अब तो ये किससे ढका छुपा नहीं है। तो इसको तो हमें खुल के एक्सपोज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि देखें, भारत का जो एक गैर जिम्मेदाराना तस्वीराती रवैया आलमी बरादरी के सामने आ रहा है। पहले तो दुनिया शायद समझती थी कि ये सिर्फ कश्मीरियों और पाकिस्तानियों और मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने, आपको याद है कि सैकड़ों चर्चेस जलाए मणिपुर में, तो यूरोपियन यूनियन ने भी इसका नोटिस लिया। और अब जिस तरह आपने भी हवाला दिया कि बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में रॉ के जरिए से जो अपने सियासी मुखालिफिन को हलाक करने की कोशिश है, जो उनकी पॉलिसी है, वो जैसे ही सामने आई है, तो मैं समझता हूँ इन हकायक को जो अमेरिका और मगरबी ताकतें हैं वो इग्नोर नहीं कर सकती। और हमें ये तवक्को करनी चाहिए, मैं तवक्को करता हूँ जनाब आसिम मुनीर से भी, कि वो बावर कराएंगे अमेरिका को कि अमेरिका जो है भारत की चीन के खिलाफ जो सिक्योरिटी कमिटमेंट है उसको ओवर एस्टिमेट ना करे, क्योंकि भारत जो है वो कभी भी किसी का हलीफ नहीं रहा। और अभी आप देखें, फॉर एग्जांपल पिछले 15 साल में कोई 1 दर्जन से ज्यादा न्यूक्लियर डील्स भारत ने की हैं, लेकिन एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी उन्होंने अमेरिका से नहीं लिया है। तो अमेरिकी इंडस्ट्री भी ये सोचती है कि भारत के साथ जो हमारे रवासिम हैं, उनकी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में जो मेंबरशिप की डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने की ख्वाहिश है, उसकी जो सपोर्ट है, उसका अमेरिका को कोई फायदा टेंजिबली इमीडिएटली अभी तक नजर नहीं आ रहा। बल्कि जब भारत खुद अपने इंटेलिजेंस एजेंट्स भेज के अमेरिकी शहरियों को हलाक करने की पॉलिसी पे कार फरमा है, तो मैं समझता हूँ कि वक्त गुजरने के साथ बतदरीज अमेरिका और दीगर ताकतें जो हैं वो भारत के रवैये को बेहतर समझेंगी और ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में उससे डील करेंगी, और उसके साथ अपनी तवक्कुआत में काफी हकीकत पसंदाना कमी लाएंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। मतीन हैदर साहब, ये बताइएगा, जिसका जिक्र भी किया ना सैयद मोहम्मद अली साहब ने, भारत का जो न्यूक्लियर सिस्टम है पूरा, वो तो खुद सेफ नहीं है, उसमें चोरियां होती हैं, उनके यूरेनियम्स इधर उधर आपने देखा ये सारे मामला चल रहे हैं। एक तरफ भारत, कनाडा, अमेरिका और बरतानिया में दहशत गर्दाना सरगर्मियों में मुलविस रॉ, पाकिस्तान, श्रीलंका और इस खित्ते को नहीं, मतलब वो डिसस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा मोहरा है। और फिर अमेरिकी मीडिया ने तो इसका भांडा भी खोल दिया, डिसइंफो लैब का, जो मोदी के लिए काम कर रही है। बिल्कुल अरसलान, आपने सही कहा। और इसमें जो अभी लेटेस्ट इंटरसेप्ट की जो रिपोर्ट है, आप उसको भी ज़ेरे गौर लाएं। और ये तमाम तर चीजें जाहिर करती हैं कि किस तरीके से भारत की, जिसे अब हम बिल्कुल जिसे कहते हैं, इसका जवाब है इस लफ्ज को कहने का, बैनुल बर्रे आज़मी दहशतगर्दी और तखरीब काराना कार्रवाइयाँ कतर में उनके 8 साबिक नेवी के एहलकारों को कतर के खिलाफ जासूसी करने पर वहां पर सजाएं बहुत दी जाती है। और वो किस
किस मुल्क के लिए जासूसी कर रहे थे? इजराइल के लिए। तो इजराइल और भारत का आपस में जो गठजोड़ है वो बिल्कुल क्लियर है। इस्लामी दुनिया के खिलाफ किस तरीके से वो गठजोड़ किए गए। और 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, उस वक्त उन धमाकों की भी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि इजरायली जो है तैयारे किसी भी वक्त पाकिस्तान के ऊपर वो हमला कर सकते थे। श्रीनगर के एयरबेस के ऊपर थे। तो इस वक्त पाकिस्तान का मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम दुश्मन की नजर में खटक रहा है। यही पाकिस्तान के पास इस वक्त सबसे बड़ी कुव्वत है। लेकिन उस कुव्वत के साथ साथ जो अफवाज पाकिस्तान को सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान की कौम की, और सबसे बड़ा जो उनका अज़्म और हौसला है। लेकिन दो बातें जो डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब ने की उसको आगे बढ़ाएं कि इस वक्त पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका है कि इस वक्त ये जो भारत की पॉलिसी से इनकी जो बैरल बर्रे आजमी जो इसका गैर जिम्मेदाराना और गैर तस्वीराती रवैया है उसको आदमी बरादरी के सामने एक्सपोज करे। दो चीजें इस वक्त फौरी तौर पे करने की जरूरत है। एक तो जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को इस इशू को फौरी तौर पे बैन अल-अक़वामी बरादरी के सामने अपने बयानिए और अपने जोरदार बयानिए के तौर पे सामने रखना होगा। इसके लिए खुसूसी तौर पे स्पेशल एमिसरीज यानी खुसूसी नुमाइंदे भिजवाए जाए और बताया जाए कि किस गैर कानूनी तरीके से, किस गैर आईनी तरीके से कश्मीर के ऊपर गासिबाना कब्जे को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाइड करार दिया। दूसरा, ये जो इस वक्त इंडियन टेररिज्म है और ये सारी चीज, इसके ऊपर अब एक फ्रेश डोजियर बनता है। पहले भी पाकिस्तान ने बहुत सारी एविडेंस बहुत सारे क्रेजी के साथ हमारी वजारत खारजा की जानिब से जी हाँ, हमने तो सर डोजियर भी जमा करवाया अक़वाम मुत्तहिदा को कुलभूषण यादव के हवाले से। बहुत शुक्रिया बतीन हैदर साहब, थैंक यू जी। बतीन साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सईद मोहम्मद अली साहब थैंक यू सो मच। कमर चीमा साहब हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा पाकिस्तान की जो सियासी हालात है उस पर बात करेंगे। एक और केस, एक और बरियत नवाज शरीफ के लिए राहें हमवार होती दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम तब्दीली में। जैसा कि मैंने कहा था ब्रेक पर जाने से पहले कि वापस आएंगे, ज़रा बात करेंगे जो सियासी मामलात बड़े उरूज पर हैं, तेज़ी से बरियत के फैसले भी हो रहे हैं। मियां नवाज शरीफ लगता है कि उन सारे केसेस से बाहर आ रहे हैं जो केसेस पिछली हुकूमत में उनके खिलाफ बनाए गए थे। अब देखते हैं कि आगे क्या फ्यूचर है। PMLN भी शायद इसी का इंतज़ार कर रही थी और इसी खुशी में शायद इस सारे में चीमा साहब भी आज बिज़ी हो गए। उन्होंने हमारे साथ आना था लेकिन वो आज कहीं बिज़ी हो गए। शाहिदा रहमानी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। जावेद बलोच साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनका बहुत शुक्रिया। हमारे रिपोर्टर जिन्होंने सारे केस को कवर किया डे 1 से अब तक, आमिर बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा तफसीलात उनसे लेकर फिर अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगा। आमिर, चाहूँगा ज़रा पूरा तफसील बताइएगा, क्या रहा समातों के दौरान और आज का दिन कैसा रहा इस समात के हवाले से। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एवन फील्ड रेफरेंस के बाद अल अजीज़ रेफरेंस में भी जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं नवाज शरीफ को, उनको आज बरी कर दिया है। जो अल अजीज़ रेफरेंस में सजा के खिलाफ जो नवाज शरीफ की अपील पर समात थी वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। जो खसूसी बेंच तश्कील दिया गया था जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल था, इन्होंने आज समात की और इन समात के दौरान आज फैसला महफूज किया था जो कुछ देर बाद सुना दिया गया, जिसमें नवाज शरीफ को अल अजीज़ रेफरेंस में भी बरी कर दिया गया। इससे पहले एवन फील्ड 29 नवंबर को एवन फील्ड रेफरेंस में भी बरी कर दिया गया था। इससे पहले जो फ्लैगशिप रेफरेंस था वो तो एहसाब अदालत ने ही पहले उड़ा दिया था इसको। तो पिछली समात पे जो 29 नवंबर की समात है उससे जो एवन फील्ड रेफरेंस के साथ साथ जो फ्लैगशिप रेफरेंस था उसमें जो नैब की जानिब से वो वापस अपील ले ली गई थी कि ये हम सजा नहीं बढ़वाना चाहते, तो उसके ऊपर वो फ्लैगशिप रेफरेंस वहीं ठप हो गया था। इसके बाद जो एवन फील्ड रेफरेंस था वो 29 नवंबर को खत्म हो गया। उसके बाद आज जो परामा लीग का जो तीसरा रेफरेंस था वो आज अल अजीज़ रेफरेंस था, उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उड़ा दिया है। और इसके बाद नवाज शरीफ की जो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो नाअहली है वो रहती है, उसके बाद नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए अहल हो जाएंगे। इसके अलावा जो आज की समात है उसका भी आपको अहवाल सुना देते हैं। जब हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अपील पर समात का आगाज हुआ तो नवाज शरीफ के जो वकील अमजद परवेज हैं उन्होंने अदालत से ज़ेर कफालत की एक नुक्ते पर बात करने की इजाज़त की। तो उसके ऊपर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपके दलाइल तो मुकम्मल हो गए हैं, क्योंकि पिछली समात में इनके दलाइल मुकम्मल हो चुके थे। तो आज उन्होंने दोबारा टाइम मांगा कि हमें दलाइल दें। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सिर्फ एक नुक्ते पर बात करेंगे जो नुक्ता है ज़ेर कफालत के हवाले से। तो अदालती इस्तफसार पर अमजद परवेज ने बताया कि जो इस्तगासा है
उसका जो स्टार गवाह वाजिद जिया है, उन्होंने एतराफ़ किया था कि ज़ेर कफालत से मुतल्लिक जो शवाहिद हैं वो नवाज शरीफ के खिलाफ मौजूद नहीं है। नवाज शरीफ के जो वकील हैं अमजद परवेज, उन्होंने ये भी बताया साथ साथ कि जो बेनामी मुकदमात हैं उनके मुतल्लिक जो 13 अदालती फैसले हैं वो मैं इस वक्त अदालत को पेश कर रहा हूँ, जिनके ऊपर उन्होंने अदालत में वो फैसले पेश किए। इसके बाद चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि क्या नैब ने कोई सबूत दिया कि अपील जो कुनिंदा है उनके जेर कफालत कौन थे, जिसके ऊपर जो अमजद परवेज उन्होंने उस वक्त बोला कि जो बेनामी की तारीफ है इससे मुतल्लिक मुख्तलिफ अदालती फैसले मौजूद हैं। हमने ट्रायल कोर्ट के सामने भी एतराज़ात उठाए थे। उसके बाद जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से दलाल का आगाज किया गया, तो उन्होंने दलाल का आगाज करते हुए कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है उसके ऊपर अदालत में जो रेफरेंस थे वो दायर किए गए थे। नैब रेफरेंस में तफ्तीश के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई थी जो 2017 में नवाज शरीफ को नाअहल 28 जुलाई 2017 को नाअहल किया गया था ना, उसके बाद जो JIT बनाई थी 6 रुकनी, उन्होंने जो 2017 में अप्रैल में ये JIT बनाई गई थी और जुलाई 2017 में JIT ने जो रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट के ऊपर 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जो नवाज शरीफ है उनको नाअहल किया था। उसके बाद उन्होंने नैब को हुक्म भी दिया था कि इनके ऊपर जो रेफरेंस बनते हैं वो दायर किए जाएं, जिसके ऊपर नैब ने 8 सितंबर 2017 को नैब रेफरेंस दायर किए। ये 3 रेफरेंस है जिसमें एवन फील्ड था, फ्लैगशिप रेफरेंस था और अल अजीज रेफरेंस था। ठीक है आबिद, शुक्रिया, थैंक यू, आपने वक्त निकाला। मुझे पता है कि अभी आप ज़रा सारे मामलात में बिजी भी होंगे और हम ये देख रहे हैं कि अब ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच रहे हैं। इसके बाद आगे इलेक्शन है, इलेक्शन बिल्कुल करीब खड़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शाहिदा रहमानी, जावेद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें कैसर अहमद शेख साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। शाहिदा रहमानी साहब, पहले ज़रा आपकी तरफ ही आ जाते हैं, मामलात को देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। बताइएगा ज़रा कैसे देख रही हैं मामलात? अब दोनों तरफ के चल रहे हैं, एक तरफ पीपल्स पार्टी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और अभी अभी PDM हुकूमत से अलग हुए हैं। अब एक दूसरे के अगेंस्ट भी बहुत बातें हो रही हैं और एक दूसरे पर मलबा भी डल रहा है। एक तरफ केसेस हैं मियां नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद, और अब तो कुछ केसेस में जान हमें दिख भी नहीं रही थी जिस तरह से समातें हो रही हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि अभी आपके जो रिपोर्टर्स रिपोर्ट दे रहे थे उसके अंदर जो 2017-18 की कहानी सुना रहे थे और जो JIT बनी थी, ये सारी चीजें बड़ी अफसोसनाक होती हैं, जिससे हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि इदारे अपने अपने डोमेन में रहें, पार्लिमान की सुपरमेसी हो, पार्लिमान की बालादस्ती के अंदर जो है तमाम इदारे जो है पार्लिमान के अंडर में काम करें। लेकिन आपने देखा कि हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई। नैब का इदारा जिसको हमने 2013 में भी जब हमने 18th अमेंडमेंट की, उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब से कहा कि नैब को खत्म कर दें, ये हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता रहा, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं माने और आपने देखा कि ये इदारा फिर उनके लिए भी उसी तरह इस्तेमाल हुआ। और आज वो चीजें जो JIT रिपोर्ट बनती है, सनसनी फैलाई जाती है, खबरों में ब्रेकिंग न्यूज बनती है, एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर रह चुका होता है, जो मुल्क का प्रेसिडेंट रह चुका होता है, यानी किसी पॉलिटिशियन की कोई इज्जत नहीं है कि जब दिल चाहा आपने झूठे केस बनाए, उनकी JIT बनाई, उसके अंदर ऐसे सनसनीखेज इंकिशाफात होते हैं कि लगता है कि बस सबसे बड़ा चोर यही शख्स है, इसने पूरा मुल्क लूट के खा लिया। लेकिन जब आप रिलैक्सेशन देने पे आए तो फिर अब वो सारी चीजें खत्म हो जाती। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। केस अव्वल तो मैं समझती हूँ कि किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या XYZ कोई भी पार्टी हो, किसी की भी लीडरशिप के साथ, किसी सियासतदान के साथ किरदार कशी, जातियात, ये सब नहीं होना चाहिए और इस तरह की विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी आपने देखा कि एक केस जो है वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का भी 11 साल के बाद वो रेफरेंस जो दायर हुआ था, आज 9 मोमिनीन मुकर्रर कर दिए गए हैं, सदारती रेफरेंस मुकर्रर कर दिया गया। तो मैं समझती हूँ कि अदालतों को फ्री हैंड काम करना चाहिए, किसी के दबाव में आके काम नहीं करना चाहिए, किसी प्रेशर में काम नहीं करना चाहिए और बिला वजह किसी की भी किरदार कशी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा था तो पहले एक मुंतखब वजीर आजम को क्यों घर भेजा गया? मैं तो कहती तमाम पॉलिटिकल जमातों को इस बात पे मुत्तफिक होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए कि इस तरह की जो साजिशें हैं उसको मिलकर जब तक हम मुकाबला नहीं करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा बिल्कुल हमारी नजरियाती तौर पे किसी से इख्तिलाफ हो सकता है, हम दलाइल के साथ बात कर सकते हैं, हमारी आपस में आइडियोलॉजी पे हो सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कि किसी के आलाकार बने
किसी के जब आलाकार बन जाए तो हम पे से केसेस खत्म हो, नहीं, बिल्कुल हमें अदालतों को फेस करना चाहिए, मुल्क में रहकर करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास सॉफ्ट कॉर्नर मिले तो हम वतन आए। आपने देखा कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा, खुशी शाह, मतलब बहुत ज्यादा हमारी लीडरशिप थी जिन पे इस तरह के बेबुनियाद मुकदमात बने। वो जेलों में भी ठीक, रहे, उन्होंने फेस किया और बाइज्जत तौर पे बरी हुए। तो मेरा बिल्कुल ठीक कहना हो सिर्फ गया। ये है कि ये ना यानी हो कि आप सही है, यानी ये जो सियासी मामलात हैं, सियासी फैसले हैं, इनसे अब दूर होना पड़ेगा अगर आपने अगले इलेक्शन के बाद को मुल्क को इस्तेहकाम देना है। जावेद साहब क्या कहते हैं सर? बड़ी तेज़ी से केसेस के फैसले भी हो रहे हैं और मुझे लगता है कि अगला मामला भी, अगला मरहला इलेक्शन वाला भी शायद क्लियर हो ही जाए। देखें, जब जेआईटी काम कर रही थी और जेआईटी जिस तरह काम कर रही थी, जिस तरह जेआईटी बनाई गई, ये भी मुल्क की तारीख का शायद जो है वो वाहिद मिसाल होगी कि अदलिया की तारीख में पहली बार हमने देखा कि कोई निगरान जज जो है मुकर्रर किए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट के निगरान जज को मुकर्रर करके ये कहा गया कि इस टाइम लाइन में जो है आपने ये केस खत्म करना है, इसका फैसला करना है। अब सुप्रीम कोर्ट की डिज़ायर पर जेआईटी बनी। सुप्रीम कोर्ट की डिज़ायर पर ही जो है हमने देखा कि रेफरेंस बने। ये नैब की स्टेटमेंट्स हैं, ये नैब के जो दलाइल हैं, उसमें ये कहा गया है कि हमें तो कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा और तो जेआईटी के सरबराह ने ये कहा और उसकी ये रिपोर्ट बन गई, फिर ये सारे रेफरेंस बन गए। इसीलिए ये तमाम रेफरेंस जो है वो वन बाई वन सारे उड़ गए हैं। देखें, रेफरेंस बनाना या केस बनाना जो है वो बड़ा आसान होता है, लेकिन उससे साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। हम्म, तो इसलिए यही 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 मौक़िफ़ था। हमने देखा जब ये हियरिंग चल रही थी, आज भी, इससे पहले भी जब हियरिंग चल रही थी, हम उसको विटनेस कर रहे थे, उसको देख रहे थे। तो नैब के पास कोई ऐसे शवाहिद नहीं थे। आपको मैं बताऊं कि जितनी पनामा जीआईटी ने जितने जल्दी जो है वो यूके से डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे, उतना शायद डॉक्यूमेंट्स नैब की पूरी हिस्ट्री में नहीं आए थे। मैं नैब को शुरू दिन से जो मैं कवर करता रहा हूँ, इतना कभी जो है वो एविडेंस जो है और लेटर जो है वहाँ से यूके से या यूएई से या सऊदीया से कभी इतने जो है वो एविडेंस या लेटर नहीं आए जितने जेआईटी ने जो है वो मंगवाए थे। और मंगवाने के बाद एक पूरा प्लंदा जो है वो भर दिया गया। अब इतने सफ़ों को लिखने के लिए भी तो पता नहीं पूरी पूरी फौज चाहिए होती है ना, सही बात तो है। वो पूरी। सही कह रहे हैं जावेद साहब, वॉल्यूम्स के वॉल्यूम्स थे, 9-10 वॉल्यूम थे। 10वां तो अभी तक खैर खामोश है, लेकिन 9 वॉल्यूम्स तो सामने हैं ही हैं, वो सारे वॉल्यूम्स थे। सही कह रहे हैं जावेद साहब। तो सारे वॉल्यूम जो है वो सारे सामने थे। और अब जबकि जेआईटी का फैसला जो है वो उस फैसले के बाद अब ये केस जो है वो उड़ना शुरू हो गए हैं। तो अब वो शायद देखें, अब भुट्टो केस का फैसला जो है, मेरी थोड़ी देर पहले निसार खोड़ो से और बाकी लोगों से बात हो रही थी, वो क्या कह रहे थे, शायद रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो ये कह रहे थे कि हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि गलती तस्लीम कर ली जाए, गलती मान ली जाए कि भुट्टो केस का फैसला जो है वो दुरुस्त नहीं था। तो हमारी तो इतने से जो है वो ढारस बन जाएगी और हमें तसल्ली आ जाएगी कि जो हमारा केस था उसके मुतालिक एक वर्डिक्ट आ गया है। तो देखने वाली चीजें ये हैं कि अदालतों को, डिपार्टमेंट्स को, सबको देखना चाहिए कि अगर आज हम ये किसी के खिलाफ केस बना रहे हैं तो कल जो है वो क्या हम ये केस साबित भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब जो साबिक वज़ीर आज़म जो है वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के वीडियो बनवाते थे अडयाला जेल की और बाकी जगहों की कि जी नवाज शरीफ साहब कैसे हैं, मरियम नवाज की हालत क्या है, क्या उन्हें क्या सहूलियात दी जा रही हैं। इसी तरह जो है वो बाकी चेयरमैन नैब साबिक जो है वो किस तरह ये फैसले कर रहे थे, किस तरह ये केस बना रहे थे। तो अब वक्त आ गया है, जैसे काजी फैसल साहब ने जो है वो रेफरेंस की समाअत शुरू करवाई और बेंच बना और मामले मुकर्रर हो गए। 42 साल बाद क्या भुट्टो या भुट्टो खानदान को इंसाफ मिल पाएगा? आपने देखा कि एक बंदा जो है वो केस करता है और उसकी 4 नस्लें जो बाद जो है उसको उसका फैसला सर ये बात आपकी सही है। अच्छा जावेद भाई, मैं ज़रा 2-3 रिफॉर्म चीज़ें हैं जो आज आप लोगों से डिस्कस भी करनी है। एक तो फास्ट ट्रैक केसेस, उसका रिकॉर्ड चलें, मैं ज़रा कैसर साहब से भी इस पर व्यू ले लूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है तो ज़ाहिर है उनकी रिप्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है। कैसर साहब, पहले तो आपके लीडर के एक के बाद एक केसेस से बरियत वाले मामला सामने आ रहे हैं। एक तो नैब के पास अगर इतने ज़्यादा सबूत थे नहीं या इतना सारा कुछ था नहीं, तो ये तो खुद हमारे जो एहतसाब का सिस्टम है उस पर भी सवालात उठते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये कोई आज से तो नहीं, ये तो शुरू से ही जो भी नैब जो कुछ कर रहा है, जो पार्टी पावर में होती है उसके मुखालफिन के ऊपर नैब के केसेस हो जाते हैं, तो वो तो बिल्कुल सवाल उठते हैं। और नैब ने क्या किया है, मतलब नैब के जिम्मे था कि करप्शन के केसेस का कोई खमियाजा होना। अभी हमारे मुल्क में ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इस वक्त भी 7,000 अरब रुपए की करप्शन हो रही। ठीक है, तो अब 7,000 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम है जो कि हमें काम आ सकती है, जिससे हम बहुत कुछ तरक्याती मंसूबे बना सकते हैं, हम लोगों के वेलफेयर के लिए कर सकते हैं। आप बताइए कि नैब कितना वसूल कर रही? 100 अरब भी नहीं कर रही होगी। तो ये तो या तो हो ना कि कोई दो बातें हैं, या तो कोई कहे कि करप्शन नहीं है, यानी जो अंडर इनवाइसिंग, ओवर इनवाइसिंग, जो रिश्वत, जो स्मगलिंग, तो नैब क्या कर रही है? नैब के जिम्मे है क्या? अगर उसने कुछ काम ही नहीं करना, उसका खर्चा देख ले कि उसके ऊपर आप कितना खर्चा कर रहे हैं, तो इन इदारों का तभी फायदा है जो अगर वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। और जिस तरह के आप देख रहे हैं कि पहले नैब कुछ कहती है, अब कुछ कहती है, तो क्या इसका कोई, हम अपने इदारों को ठीक नहीं करेंगे तो मुल्क में क्या इस्लाहात होंगी और क्या बेहतरी होगी? चलिए आने वाले क्या है इलेक्शन वो पर भी बात करता हूँ कैसर साहब आपसे, और एक छोटे से ब्रेक से आता हूँ तो आप तीनों हजरात से ये ज़रूर डिस्कस करूँगा कि शायद खाकर अब्बासी इस पर तो बड़े लंबे अरसे से वोकल हैं और बात भी कर रहे हैं, और शायद वो पार्टी से भी इसी वजह से नाराज़ हैं। जो व्यू कैसर साहब का है कि यार इन चीज़ों के रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है, खाली इनके नहीं, पाकिस्तान में पुलिसिंग सिस्टम के भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। क्या पार्टियों के पास विजन है आने वाले इलेक्शन में? आम आदमी पुलिस के पास जाते डरता है, थाना कल्चर ने एक तशद्दुद का मामला बना रखा है। वापस आते हैं ब्रेक से, तो बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करें। बैक जी और तीनों हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिदा रहमानी साहब, आने वाला इलेक्शन क्या फ्यूचर है? सिंध में हमने देख लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त MQM आपके साथ नहीं खड़ी, JUI साथ नहीं खड़ी, सिंध में GDA अलग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी फ़िलहाल तो सोलो फ्लाइट देख रही है, और शायद आने वाले दिनों में मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए भी मुश्किलात हों। लेकिन अभी हालात ये है कि सिंध से निकल कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या देख रही है? बलूचिस्तान में हालिया दौरे हमने देखे, और फिर उससे निकल कर KPK भी देखा हमने, और देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और दोनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा दौरे कर रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं जी पंजाब, इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे देख रही, क्या है पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास? जी देखिए, आज गुजरावाला में वर्कर कन्वेंशन हो रहा है जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब करने जा रहे हैं, और अब जो है पंजाब के अंदर हमारे डेली बेसिस के ऊपर इस तरह के प्रोग्राम से, इसी तरह आपने देखा KPK के अंदर पहला जो हमारा दौर था उसके चेयरमैन साहब ने 7 डिस्ट्रिक्ट का किया, और अभी भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट जो रह गए थे उसको करके बलूचिस्तान में आपने देखा कि हमने बहुत बड़ा अवामी ताकत का मुजाहरा किया। सिंध के अंदर आपने देखा कि हमारे पास, तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत पर यकीन रखती है और अवाम में जा रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अवाम के साथ हम वक्त राब्ते में हैं, वर्कर कन्वेंशंस कर रहे हैं, और कोई पार्टी आपको अवाम में नजर नहीं आ रही। और मैं ये समझती हूँ कि ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि हम सिर्फ वो लोग जो अवाम में नहीं जा पा रहे और जो अवाम में जाने की सकत नहीं रखते, वो इलेक्टिबल्स एंड इस तरह के अलायंसेस बना रहे हैं, और अलायंसेस की उसी को जरूरत होती है, उन्हीं को सहारों की जरूरत होती है जो अपनी बुनियादों को कमजोर समझते हैं। मैं समझती हूँ ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा 76-77 में भी देखा अलायंस बना, उसके बाद मुस्तकिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ अलायंस बनते रहे। 2018 में भी देखा कि जोड़-तोड़ की GDA का सियासत के वजूद तो आया, जरदारी और साहब भी आज माहिर भी हैं आपने शाहिदा देखा कि साहिबा। GDA के अपने बहुत सारे कैंडिडेट थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं, और अब MQM, JUI, PMLN जो कि वैसे ही हमारी नजरियाती तौर पर उनसे इख्तलाफ है हमेशा से, वो सब एक होके एंटी भुट्टो, एंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहाद, तो हमें किसी किस्म के किसी के इत्तेहाद से कोई फर्क नहीं है। हम समझते हैं कि पीपल्स ठीक, पार्टी को अपनी असल स्ट्रेंथ जो है अकेले इलेक्शन लड़के ही हमेशा हमने लड़ा है, ये हमारी माजी में भी रहा, अभी भी और हमेशा ठीक हो रहेगा, गया। और यानी हमें किसी किस्म कोई का कोई पीपल्स पार्टी खौफ को नहीं कोई है, ना परेशानी मुर्तजा नहीं है। वहाब साहब को खौफ है। इलेक्शन के थ्रू आए हैं, जिसको दिल चाहे वो अदम एतमाद पेश करे, जो भी करे, पीपल्स पार्टी को अपनी आवाम की ताकत पर यकीन है, और ठीक हो गया इंशाल्लाह ना, ताला ठीक हो गया, पीपल्स आपका व्यू आ पार्टी गया। मैं जरा गवर्नमेंट मुस्लिम बनाएगी। लीग नून का भी व्यू लूं और फिर एक जरा न्यूट्रल व्यू जावेद भाई से भी लेंगे। कैसर साहब, सिंध में क्या है जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए? कुछ पूछिए ना, तो पंजाब में पीपल पार्टी के ये साउथ पंजाब की 3-4 सीटें छोड़ के पंजाब में उनके लिए कुछ नहीं, और इंटीरियर सिंध में
पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए कोई खास नहीं है जगह, काम ही नहीं किया ना। पार्टियों को चाहिए कि तमाम इलाकों में काम करें। कराची में तो ठीक है, कराची तो एक मिनी पाकिस्तान है, कराची में तो सब पार्टियों की पॉपुलैरिटी है, लेकिन इंटीरियर सिंध में मैं कहूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कोई सीटें वहाँ से ले सकेगी। मैं खुद कराची रहता हूँ और जब तक हम काम नहीं करेंगे वहाँ, और रिजल्ट दिया नहीं, 15 साल से पीपल पार्टी सिंध में थी, उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया। उनका जो कोई तवक्कुआत थी उनसे, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं दिया, कुछ ना कुछ काम उन्होंने किए हैं जरूर, लेकिन जो कोई तवक्कुआत थी उस किस्म का रिजल्ट नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद इंटीरियर सिंध में पीपल पार्टी के सीट्स हैं। जो हमारा सिस्टम है ना, इसमें इलेक्टेबल बहुत अहम है। और पंजाब में तमाम पंजाब तकरीबन जो है ना, पीपल पार्टी के लिए तो शजर ममनुआ है। साउथ पंजाब की कुछ सीटें छोड़ के ना, मैं अपने इलाकों में देखता हूँ बिल्कुल पीपल पार्टी ने वहाँ, ये कहते हैं अवाम में हम जाते हैं, जाए ना वहाँ पे जलसे करें। पूरा पंजाब आधा पाकिस्तान तो पंजाब है। अगर इन्होंने वज़ीर आज़म बनना है, मैं पीपल पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, उसका राइट है, और जरूर वो अगर कामयाब हो सकती है तो वज़ीर आज़म उनके बने, लेकिन मैं देख नहीं रहा उनको किसी जगह भी पंजाब। ओहो, जावेद भाई क्या देख रहे हैं जी, जिस तरह से इलेक्शन के प्रोसेस करीब करीब पहुंच रहा है, अब तो मुझे लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी तक तो निकली नहीं है सही से सड़कों पर, अब शायद निकले के केसेस के इंतजार में। देखें, पीपल पार्टी को शायद ये खतरा है कि जिस तरह नून लीग आगे बढ़ रही है और जिस तरह नवाज शरीफ की वापसी हुई और फिर ये सारे केसेस जो है वो आगे बढ़े और आज सब केसेस में ये बरी हो गए, तो इसी खतरे के पेश नज़र जो है वो पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहना शुरू कर दिया था कि कभी लाडा का खिताब दिया, कभी पुराने सियासतदानों को कहा कि हम नहीं जो है वो कबूल करेंगे, कभी लाहौर का वज़ीर आज़म कबूल नहीं होगा। तो ये वो सारे इलेक्शन स्टंट हैं और जो आवाम को एक लाइन देनी होती है अपनी सिंपैथी गेन करने के लिए, वोट गेन करने के लिए, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, ये सारे पॉपुलैरिटी के लिए सारे नारे थे और सारे नारे लग रहे हैं। चाहे कोई भी जमात हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे नो लीग हो, चाहे कोई और जमात हो, तो ये इलेक्शन की बात और होती है, जलसे की बात और होती है, और जो ड्राइंग रूम की बात है वो कुछ और होती है। आपने देखा कि पीडीएम जमातें किस तरह मिल गई थी, किस तरह पीडीएम की गवर्नमेंट में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो शहबाज शरीफ के वज़ीर ख़ारजा थे, और किस तरह ये सारे मामला चलते रहे और अब आके जो है वो राहें जुदा हुई। ठीक है, राहें जुदा होनी चाहिए, लेकिन सियासी जमातों को जैसे जो एक कल्चर तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन ने दिया था एक गालम गलूच का, उसे कम अज़ कम ख़त्म होना चाहिए, उसे कम अज़ कम कंट्रोल होना चाहिए। जुलूस करें, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाएं, अपना मंशूर ज़रूर पेश करें, लेकिन एक दायरे की हद तक जो है वो सबको रहना चाहिए। लेकिन देखें, अब बात यह है कि पीपल पार्टी की इल्ज़ामात जो है वो अपने लगे हुए हैं, लेकिन नून लीग से कोई जवाब नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? नून लीग ये प्लान कर रही है, जो हम देख रहे हैं कि उनका एक खास टास्क है, एक प्लान है कि हमने वहाँ तक जाके पहुँचना है, इसलिए वो सियासी इत्तेहाद बना रहे हैं, इसीलिए वो उनकी देखें ना, अब एक तरफ तो पार्लिमानी बोर्ड जो है वो फैसले कर रहा है टिकटों की तकसीम के हवाले से, दूसरा हम देख रहे हैं कि पीपल पार्टी की कहीं भी नजर नहीं आ रही कि कहाँ पे टिकटें तकसीम हो रही हैं, कितने कैंडिडेट जो है वो आगे हैं, कितने कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया। पूरा पंजाब खाली पड़ा हुआ है, सिवाय चंद एक जगहों के पूरा पंजाब खाली पड़ा हुआ है। कैसे शेख साहब ने ठीक कहा कि इंटीरियर सिंध में नून लीग की कोई जगह नहीं है, पंजाब में पीपल पार्टी की जगह नहीं है। बाप पार्टी जो है वो नून लीग के साथ मिल गई है, एमपीएम आके पंजाब में नून लीग के साथ आके मिल गई है, उसने सियासी इत्तेहाद अब कर तो दिया है। काफ लीग भी हो गई मामला, हाँ, मामला देखना ये है कि पीपल पार्टी कहती रहे कि उन्हें किसी इत्तेहाद की जरूरत नहीं, जब उन्हें इत्तेहाद को कोई जमात उनके साथ खड़ी होना चाहेगी या खड़ा करने की उन्हें जब जरूरत पेश आएगी, जरूरत तो है, लेकिन इस वक्त उन्हें कोई जमात मिल नहीं रही। मामला ये है कि ये सियासी इत्तेहाद भी बन जाएंगे जब कुछ सीटें जो है वो होंगी अपने पास, और फिर जब गवर्नमेंट बनानी होगी या पोजीशन बनानी होगी, फिर सियासी इत्तेहाद करने पड़ते हैं। ये शायद रमानी साहबा कहें या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहें, जो भी कहें, चलें, सियासी इत्तेहाद के बगैर यानी आप भी ये देख रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में फिर एक सियासी इत्तेहाद होगा और फिर शायद छोटा शेयर लिया जाएगा
और छोटे शेयर के साथ हुकूमत का हिस्सा बना जाएगा। ठीक हो गया। जी, जी। शाहिदा रहमानी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जावेद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, कल होती है फिर आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।